हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी लेसन नंबर 5 द रियल्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के क्षेत्र, अर्थ के अलग अलग स्तर जो हैं उसके अलग एरियाज हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो कोई भी स्टूडेंट डीएवी क्लास 6 के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोगों को इस चैनल पे जो है डीएवी के क्लास 6 के एसएसटी का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है इसमें और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, द रियल्म्स ऑफ द अर्थ। यू नो दैट आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक प्लेनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और किसी भी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर एज द मेजर फिजिकल एलिमेंट्स। और इसमें क्या है, ये कंसिस्ट करता है, यानी कि अपने में इसमें है लैंड, एयर और वाटर जो है एक बहुत बड़े फिजिकल एलिमेंट के रूप में इसमें शामिल है। यानी कि लैंड है, ज़मीन है, एयर है, हवा और वाटर, ये तीनों चीज़ें जो है इस अर्थ पर है। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन रेलम और डोमेन। और हर एलिमेंट्स का अपना एरिया है, अपना क्षेत्र है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रेलम्स। जो अर्थ है वो 4 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारा, लिथोस्फीयर। जो लैंड एरिया है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो वाटर वाला एरिया है अर्थ पर उसे हाइड्रोस्फीयर। द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो आसमान ऊपर हमारा एयर वाला एरिया है आसमान में उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड द बायोस्फीयर। और जो बायोस्फीयर क्या है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया है। ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या होता है, लाइफ पॉसिबल होता है। इसके कारण से लाइफ बनता है। तो इन तीनों के मिलने वाला जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। जहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल हो जिस एरिया में, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए डू यू नो में है लिथोस्फीयर इज ए ग्रीक वर्ड। लिथोस्फीयर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स स्टोन और रॉक, यानी इसका मतलब होता है स्टोन, पत्थर या फिर चट्टान। और देखिए इसको, इस पॉइंट को याद रखिए कि लिथो वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ये सब जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन में कर रही हूँ इसको आप नोट करते रहिए क्योंकि ये सब जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लिथोस्फीयर द रियल्म ऑफ लैंड। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो अपर सरफेस है, सबसे ऊपर वाला, कंसिस्टिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जिसमें कि एक बहुत पतला लेयर है जो कि रॉक मटेरियल्स से बना है, ये क्या कहलाता है, हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। जो जो ज़मीन हम देखते हैं उसका जो अपर पार्ट है ये वो जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट इज़ फाउंड बोथ इन कंटिनेंट एंड ऑन ओशियन फ्लोर्स। और ये केवल जहाँ पर लैंड है वहीं पर नहीं है, कंटिनेंट्स जो हैं, देश हैं, उसका जो लैंड एरिया है उसी पे नहीं बल्कि ओशियंस में भी, यानी कि समुद्र में भी। समुद्र का जो सतह होता है, जैसे कि ऊपर में तो पानी दिख रहा है हमें, लेकिन नीचे में पानी के अंदर कहीं ना कहीं तो ज़मीन होगा ही। तो वहाँ का जो फ्लोर है, वहाँ का भी एरिया जो होता है वो लिथोस्फीयर है। The continents from the continents form 29% of the total crust of the earth। जो continents हैं उसका 29% जो है, तो टोटल अर्थ का जो है वो क्रस्ट से है। द रेस्ट इज कवर्ड बाय ओशन। और बाकी सारा का सारा क्या है, ओशन है। यानी कि अर्थ पर क्या है, 29% लैंड है और 71% वाटर है। The average height of land mass of the earth is about 700 मीटर above the sea level। तो जो ये लैंड मास है हमारा, इसका जो एवरेज हाइट होता है वो कितना होता है, 700 मीटर होता है सी लेवल से। देखिए जब कोई भी जगह का हम ऊंचाई नापते हैं तो वो वहाँ का ज़मीन से उसका ऊंचाई को नहीं नापा जाता है बल्कि सी लेवल से। क्योंकि जो पानी है, आप पानी को किसी भी टाइप के बर्तन में रखिएगा तो वो एक जो है सो एक बराबर लेवल बनाता है। ऐसा नहीं कि पानी यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर ऐसे करके नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ का जब मेज़र करते हैं तो सी का लेवल से ही मेज़र किया जाता है। कोई भी पहाड़ है, पर्वत है या कहीं भी जो कम ज़मीन की ऊंचाई है
तो उसको जो नापते हैं तो उसको सी लेवल के से ही नापा जाता है। तो जो इसका एवरेज हाइट है वो 700 मीटर तक है। द लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो लैंड सरफेस है इसकी ऊंचाई जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर वेरी करती है, यानी कि कहीं ज़्यादा ऊंची है तो कहीं कम ऊंची है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज़ हायर देन 8000 मीटर्स while some other parts are only a few meters above means sea level। यानी कि अर्थ का जो कोई कोई पार्ट है कहीं पर तो क्या है वो सी लेवल से 8000 मीटर्स ऊंचा है और कहीं कहीं कुछ ही मीटर तक ऊंचा है। द बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो ओशियन का जो फ्लोर है वो भी जो है हर जगह सेम नहीं है, उसमें भी नीचे में ऊंचा नीचा है। द हाइट ऑफ ए प्लेस ऑन द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो किसी भी प्लेस का जो है हाइट अगर हमें मेज़र करना है लैंड का तो वो सी लेवल से हम मेज़र करते हैं। कंटिनेंट्स द लार्ज कंटिन्यूअस मासेस ऑफ लैंड अबव द सी लेवल आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। यानी कि सी लेवल में से जो है बहुत बड़ा जो लैंड एरिया होता है जो कंटिन्यूस यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एरिया है तो वो हमारा एक कंटिनेंट करता है। जैसे देखिए ये वाला है तो इसमें देखिए इसका जो सारा लैंड है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एशिया है तो ये सारा जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि ये अफ्रीका है तो ये सारा का सारा इतना बड़ा जुड़ा हुआ है, इसमें बीच में डिवाइड नहीं है किसी भी तरह से वाटर से। जैसे कि देखिए बीच में यहाँ पर इधर देखिए यहाँ पर जो है ये डिवाइडेड है, फिर इधर से डिवाइड है, यहाँ पे इधर से डिवाइड है। तो इस तरह से जो ये अलग अलग डिवाइड है तो इस तरह से जो एक बहुत बड़ा एरिया जो पूरा मतलब कि जुड़ा हुआ है तो वो एक कॉन्टिनेंट कहलाता है। द लैंड मास इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये लैंड मास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इसके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। देखिए ये जो है सबसे ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर है हमारा आर्कटिक ओशियन। इसके नीचे जो सबसे नीचे है यहाँ पर है हमारा अंटार्कटिक, और ये हमारा है पैसिफिक ओशियन इधर से इधर, और ये है हमारा अटलांटिक। देखिए अटलांटिक का शेप कैसा है? एस के शेप में थोड़ा है, ठीक है। तो एशिया के इधर नॉर्थ साइड में यहाँ पे आर्कटिक है, ईस्ट में यहाँ पैसिफिक है, और इधर वेस्ट में यहाँ पे यूरोप है। तो यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है एक यूराल माउंटेन है और यूराल रिवर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। दूसरी तरह अमेरिका में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है इस एरिया में, यहाँ पे इस जगह पे बहुत पतला सा जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है वो है पनामा यहाँ पे एक जगह है, इससे दोनों जुड़ते हैं। और पनामा में ही यहाँ पर क्या है, कैनल है, पनामा कैनल, जो ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक में ओशियन जो है इन दोनों को जोड़ता है। एशिया it is the largest continent comprising about 29.6% of the earth's total land area। तो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है? 29% है, और 71 क्या है? वाटर है। तो जो 29% है, इस 29% का 29.6 जो है वो एशिया है। इस 29% का 29.6% जो एरिया है वो एशिया है। इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा, और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। इन द नॉर्थ इट टचेज द आर्कटिक ओशन। नॉर्थ में ही अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था, आर्कटिक ओशन से टच करता है जो ऊपर के साइड में है। विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल बहुत ही ठंडा रहता है। इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासिस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट। देखिए इसका जो ये साउथ पार्ट है, ये देखिए ये साउथ पार्ट है, तो यहाँ से इक्वेटर जा रहा है ये, ठीक है ना। इक्वेटर जो बीच में जो अर्थ को पूरा दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, वो लाइन आपने इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। तो इसके जो ये देखिए ये सारा येलो वाला जो है एशिया का पार्ट है। तो इस साउथ में क्या है कि इक्वेटर कुछ कंट्रीज़ को जो है वो क्रॉस कर रहा है।
इक्वेटर पासेस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ दिस कंटिनेंट वेयर टेम्परेचर रिमेंस हाई थ्रू आउट द ईयर। तो जहाँ से जो जिधर से कंटिनेंट के जो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से इक्वेटर पास कर रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है कि पूरे साल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। तो इसके ईस्ट में क्या है, ये पैसिफिक ओशियंस है, और वेस्ट में क्या है, यूरोप, उसका यूराल माउंटेन और यूराल रिवर से जो है ये डिवाइड हो रहा है। द कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। और ये जो कॉन्टिनेंट है बहुत सारे बड़े और छोटे और बड़े कंट्रीज़ में डिवाइडेड हैं। इंडिया एंड चाइना आर द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ एशिया। एशिया के दो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं वो कौन से हैं, इंडिया और चाइना। तो क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन चाइना की है, उसके बाद इंडिया की है। इट इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ ये जो क्या है, एक बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस है, मतलब कि खान कह सकते हैं एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्स की। मतलब कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। जैसे कि लार्जेस्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी। लॉन्गेस्ट वॉल कहाँ है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और डीपेस्ट लेक कौन सा है, बैकाल लेक है। नेक्स्ट है यूरोप। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है। मैप में अभी आपको मैंने दिखाया था, जो यूराल माउंटेन और यूराल रिवर से अलग हो रहा है। यूरोप इज़ ए मच स्मॉलर इन एरिया देन एशिया। एशिया की तुलना में जो यूरोप है वो बहुत ही छोटा है। इट कवर्स 7% ऑफ द टोटल लैंड मास। टोटल लैंड मास जितना भी है उसका ये 7% है, और एशिया कितना है, 29.6% है। द आर्कटिक ओशन लाइज टू द नॉर्थ। जो आर्कटिक ओशन है वो इसके नॉर्थ में है, और द मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ एंड द अटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट। तो चलिए मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखाती हूँ इसको। देखिए ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी, ये इसके साउथ में है, और ये इसके ईस्ट में क्या है, यूराल माउंटेन और यूराल रिवर है, ठीक है। और ये इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, और ये इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये यूरोप है, ये यूरोप है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस। मतलब कि लगभग जो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही एडवांस हैं, वेल डेवलप्ड हैं। दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विद ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ के लोगों का जो है लिविंग जो है कैसा है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है, और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो वेल डेवलप्ड है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट कौन सी है, एशिया है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट जो है वो है एशिया। एंड द हॉटेस्ट कंटिनेंट, और ये क्या हॉटेस्ट है, सबसे गर्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ये जो है इक्वेटर पे आता है। अफ्रीका जो है हमारा इक्वेटर पर है। जैसे कि अगर ये अफ्रीका है, इसके बीचों बीच से इक्वेटर जा रहा है, फिर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी तीनों लाइन जो है इससे जाती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी से ये सेपरेटेड है, अलग होता है। ए वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नोन एज स्वेज इस्थामस जॉइन इट विद एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो एक बहुत ही नैरो पीस, मतलब कि बहुत ही सकरा लैंड है, ज़मीन है, जो कि एशिया से टच होता है, बहुत ही सकरा। आप मैप में देखिएगा, और वहाँ पर क्या है, स्वेज इस्थामस है, और जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है ये इसका नॉर्थ ईस्ट में है। इट हैज़ द फेमस स्वेज कैनल, और यहाँ पे क्या है, बहुत ही फेमस स्वेज कैनल है, स्वेज नहर है। एक बार मैं आपको इसको भी मैप में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो बहुत छोटा सा एरिया जो है, ये ऑरेंज और ये येलो जो टच हो रहा है, ये है हमारा है स्वेज इस्थामस एरिया, यहाँ पे इसको कहा जाता है। और यहीं पे जो है कैनल है। ये कैनल से क्या होता है कि जो पहले जो थे, अगर हमें जो यहाँ के शिप वगैरह जाते थे तो उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जैसे कि इंडिया यहाँ से घूम के इधर जाना पड़ता था यूरोप। और जब ये स्वेज कैनल बन गया तो अब क्या हो गया कि थोड़ा दूरी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब जो है ये इस एरिया से जाते हुए इस
कैनल के थ्रू यूरोप चला जाता है, चाहे अमेरिका चला जाता है। इससे जो है सो काफ़ी दूरी जो है कम हो गई है। ये है स्वेज कैनल, ये बहुत फेमस है क्योंकि इसके कारण से जो है जो भी मतलब कि जो ट्रेड वगैरह होता है उसके लिए बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। द अटलांटिक ओशियन इज़ ऑन इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। एंड द इंडियन ओशन ऑन इट्स ईस्ट, ईस्ट साइड में इंडियन ओशन है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका, इक्वेटर जो है इसके मिडिल से जाता है। हाउएवर द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का जो बहुत बड़ा एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आल्सो पासिस थ्रू अफ्रीका, ये दोनों लाइनें जो हैं अफ्रीका से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। A vast land of North Africa is desert and a large area of Africa is covered with dense forest। तो अफ्रीका का एक जो बहुत बड़ा एरिया है, अब मैप में देखेंगे जैसे अफ्रीका है तो इधर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया जो है वो क्या है, डिजर्ट है, और इधर का बहुत बड़ा एरिया जो है एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घने जंगल है यहाँ पर। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंटिनेंट हमने क्या देखा, एशिया, सेकंड अफ्रीका और थर्ड क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। द अटलांटिक ओशन लाइज टू द ईस्ट, ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है इस कॉन्टिनेंट के, ठीक है। आर्कटिक ओशियंस मेक इट्स बाउंड्री इन नॉर्थ, नॉर्थ में इसकी बाउंड्री बनाता है आर्कटिक ओशन। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड इट द इस्थमस ऑफ पनामा। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैप में कि जैसे कि ये जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे एक बहुत ही सकरा जगह जो है वो इन दोनों को जोड़ता है, बहुत ही नैरो स्ट्रेच लैंड है जिसको क्या कहा जाता है, इस्थामस ऑफ पनामा। और यहाँ पनामा में क्या है, कैनल बना हुआ है, ये कैनल ही क्या है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन इधर पैसिफिक ओशन और ये अटलांटिक ओशन, इन दोनों को जोड़ता है। और कनाडा और यूएसए जो है इसके दो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं और ये इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं। इस कॉन्टिनेंट के दो बड़े कंट्री कौन से हैं, कनाडा एंड यूएसए, और ये दोनों बहुत ही इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट हमारा है साउथ अमेरिका। द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, यानी कि इसकी ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। देखिए आपको मैप के थ्रू में इसको अच्छे से याद होगा, आप मैप में जो है इसको एक लिख लें, वर्ल्ड का मैप लें और उसमें सब जगह जो है कहाँ पे कौन सा ओशन है इस तरह लिखें, और कौन से कॉन्टिनेंट के ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ साउथ, ये सब चारों दिशाओं को डायरेक्शन को में लिखें कि इसके चारों तरफ से कौन कौन से ओशन से कौन सा लैंड है वगैरह, तो आपको इससे आसानी होगा याद करने में। अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर कंट्रीज ऑफ इन दिस कंटिनेंट, तो इस कंटिनेंट का जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो है अर्जेंटीना और चिली। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है और उसका नाम क्या है, एंडीज़। यहाँ पे अमेजन बेसिन भी है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। दिस कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, और ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है वेस्ट साइड में, फिर पैसिफिक ओशियन है ईस्ट में। द साउदर्न ओशियन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज द आइलैंड कंटिनेंट, जो इसका साउदर्न ओशियन है ऑस्ट्रेलिया का, वो वहाँ पर क्या कहलाता है, आइलैंड कंटिनेंट कहलाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, विच इज़ स्पेशली पॉपुलेटेड, जो कि मतलब कि काफ़ी कम जो है वहाँ पर संख्या में पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। कलेक्टिवली इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, द मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये सारे क्या कहते हैं, छोटे छोटे यानी कि आइलैंड्स जो है उनका ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही इंक्लूड हो जाता है। ओशिनिया आल्सो इंक्लूड्स माइक्रोनेशिया, ए वाइडली स्ट्रेच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट रन अलोंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न एज ऑफ द इक्वेटर। जो माइक्रोनेशिया जो है ये एक मतलब कि बहुत ही
बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ एक ग्रुप है आइलैंड का, छोटा 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 इस तरह करके। और ये क्या है कि ये जो इक्वेटर है उसका सबसे नॉर्दर्न और साउदर्न किनारे तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया का जो छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं वो द्वीप जो हैं सो दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। दिस कंटिनेंट लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है ये कंटिनेंट जो है ये सबसे साउथ का जो पार्ट है वो वहाँ पर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज़ स्ट्रेच्ड अराउंड द साउथ पोल अप टू द अंटार्कटिक सर्कल। ये जो हमारा जैसे कि ये अर्थ है, तो इसका जो साउथ पोल है इस एरिया को हम कहते हैं अंटार्कटिका। इट इज़ सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन, और ये साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। द कंटिनेंट इज़ कवर्ड विद वेरी थिक शीट ऑफ आइस एंड स्नो। ये जो कंटिनेंट है ये बहुत ही मोटा आइस का सीट और स्नो से बिल्कुल ढका हुआ है। यहाँ पूरी तरह से बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो बहुत ही मोटा लेयर है बर्फ़ का। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ आइस ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका। मतलब कि ऐसा अनुमान है यहाँ पर कि जो अंटार्कटिका का जो आइस है वो अर्थ पे जो टोटल आइस है उसका 3/4 है, यानी कि 75%। टोटल जितना भी आइस है अर्थ पर, पृथ्वी पर, उसका 75% आइस जो है यहाँ पर अंटार्कटिका में ही है। ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन द लैंड इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए ये जो है जगह है रहने लायक नहीं है। साइंटिस्ट्स ऑफ सम कंट्रीज़ हैव इस्टेब्लिश्ड देयर रिसर्च सेंटर हेयर। और बहुत सारे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। इंडिया हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश्ड इट्स रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। इंडिया ने भी अपना रिसर्च सेंटर जो है वो अंटार्कटिका में बनाया है। इन अंटार्कटिका द फर्स्ट 2 परमानेंट रिसर्च बेसेस ऑफ इंडिया दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। तो इंडिया का जो फर्स्ट 2 परमानेंट रिसर्च सेंटर है, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बनाया गया और उसके बाद मैत्री। तो ये इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें आप। नेक्स्ट है हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। मेजर लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इतना यहाँ तक समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।